नमस्कार, कैसे आप लोग। मेरा नाम राज है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के एक्ट, बायलॉज, रूल्स रेगुलेशन वगैरह हम डिस्कस किया करते हैं। काफी सारे जजमेंट्स को भी, ऑर्डर्स को भी हम डिस्कस किया करते हैं, जो बॉम्बे हाई कोर्ट के हो सकते हैं या फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के भी हो सकते हैं। तो आज हमारे पास में ऐसे ही एक बहुत इंटरेस्टिंग मैटर है कि कोई अगर सोसाइटी में ऑक्यूपेंट है किसी फ्लैट का और काफी टाइम से मेंटेनेंस ड्यूज वगैरह नहीं भर रहा है और वो सोसाइटी का अगर मेंबर नहीं है, तो क्या उससे वसूली किया जा सकता है, क्या उससे सोसाइटी रिकवरी कर सकता है। और ऐसे ही एक रीसेंट केस है और बहुत ही रीसेंट जजमेंट है 16 जनवरी 2026 का, जहां पर ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मैटर को लेकर अपना डिसीजन दिया हुआ है। तो मैटर क्या है, सोसाइटी का नाम क्या है, सोसाइटी है यहाँ पे असाधारण सोसाइटी, थाने की एक सोसाइटी है और यहाँ पे जजमेंट जो दिया हुआ है 16 जनवरी 2026 का जस्टिस अमित बोरकर साहब ने। तो ये मैटर भी रिकवरी का मैटर है जो सोसाइटी ने इनिशिएट किया हुआ है। और फाइनली क्या जजमेंट है, क्या ऑर्डर है, यही जानने की हम कोशिश करेंगे। इस टाइप के जहां पे केसेस हो जाए, अगर सोसाइटी इस टाइप की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करती है अंडर सेक्शन 154B29 के हिसाब से, जिसको हम इनिशियली पहले जिसको हम अमेंडमेंट 2019 में आने से पहले सेक्शन 101 भी बोलते थे, तो उसके हिसाब से क्या सोसाइटी ये वसूली कर सकती है जहां पे जो पर्सन है वो सोसाइटी का मेंबर नहीं है, किसी एक फ्लैट का ऑक्यूपेंट है। ठीक है, तो ये यहाँ पे जस्टिस अमित बोरकर साहब ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट का इस मैटर को हियर कर रहे हैं, सुन रहे हैं। और यहाँ पे पिटिशनर हैं दो भाई, जिनका नाम है अस्पंदिया रशीद ईरानी, 96 ईयर्स है उनका, और दूसरा है गुस्ताद रशीद ईरानी, 86 ईयर्स इनका। ठीक है, तो इन लोगों ने चैलेंज किया रिकवरी के जो प्रोसीडिंग्स है, जो अरियर्स वगैरह है, जो मेंटेनेंस की जो ड्यूज है, जो सोसाइटी ने रिकवर करने के लिए इनिशिएट किया, इसको इन्होंने ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है, इन प्रोसीडिंग्स को जो सोसाइटी ने इनिशिएट किया है। तो क्या है मैटर, ये लोग जो थे, इन लोगों ने अनरजिस्टर्ड डेवलपमेंट एग्रीमेंट जो है 1996 में डेवलपर के साथ में किया, अंडर विच दे हैड बीन प्रोवाइडेड 4 फ्लैट्स। ठीक है, उनको 4 फ्लैट्स का पोजीशन मिला फॉर दी और एज दी कंसिडरेशन। ठीक है, मगर ये लोग कभी भी, और ये 2007 से लेके वहां पे रहना इन लोगों ने ऑक्यूपाई करना शुरू कर दिया, और इन लोगों ने कभी भी दे वर नेवर फॉर्मली एडमिटेड एज द मेंबर ऑफ द सोसाइटी, कभी सोसाइटी का मेंबर ये बने ही नहीं। और 2023 में सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी ने, सोसाइटी ने क्या किया, इनको एक डिमांड भेजा फॉर द अरियर्स ऑफ द मेंटेनेंस सिंस 2005 से लेके 2005-6 से लेके जो भी आपके टोटल जो मेंटेनेंस का जो अमाउंट बनता है, आप इस फ्लैट के अंदर में रह रहे हो तो आपको इतना मेंटेनेंस भरना पड़ेगा। तो जितने इतने साल में जितने भी हो गए, ये सारा अमाउंट उनको डिमांड नोटिस इनको मेंटेनेंस बिल में इनको भेज दिया। फॉलोड बाय जब इन लोगों ने नहीं दिया, तो फिर इन लोगों ने क्या किया कि रिकवरी का जो प्रोसीडिंग है उसको इनिशिएट कर दिया अंडर सेक्शन 154B29। अभी महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1960, अगर आपको मालूम होगा, 2019 में अमेंडमेंट हुआ था, उसके हिसाब से 154B29 के हिसाब से रजिस्ट्रार के पास में वो अथॉरिटी है कि आप जितने भी अरियर्स वगैरह है या कोई भी चीज जो ड्यूज है किसी मेंबर का, उसका रिकवरी कर सकते हो और रजिस्ट्रार फिर ऑर्डर पास कर सकता है, एंड दैट ऑर्डर विल बी फाइनल एंड कंक्लूडिंग होगा। अब पिटिशनर का आर्गुमेंट क्या है, पिटिशनर जो है ये दोनों भाई है, ईरानी ब्रदर्स, इनका आर्गुमेंट है कि रिकवरी वाज बैड अंडर द लिमिटेशन। इनका कहना है कि लिमिटेशन एक्ट के हिसाब से, मान लेते हैं जैसे कहीं पे ऐसे जनरली 3 साल का होता है, जैसे प्रॉपर्टी मैटर होगा तो 12 साल का होगा, कहीं पे इलेक्शन का मैटर होगा, अगर 101 में हम जाएंगे 2 महीने का होगा, या सोसाइटी का डिस्प्यूट्स का मैटर होगा तो कहीं पे वो 6 साल का होगा। तो जो भी है लिमिटेशन एक्ट के हिसाब से मान लेते हैं कम से कम 3 साल है, उसके हिसाब से, या सोसाइटी का मान लेते 6 साल का है, तो उसके हिसाब से इट इज बैड बाय द लिमिटेशन एंड दैट दे वर नॉट, ये लोग सोसाइटी, हम लोग सोसाइटी के मेंबर्स भी नहीं है और ना ही हम सोसाइटी के
उस फ्लैट के ओनर हैं। लिमिटेशन एक्ट में नहीं आता है, हम सोसाइटी के मेंबर नहीं है और हम फ्लैट के ओनर्स भी नहीं है, हम जस्ट ऑक्यूपेंट्स हैं, हमने ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। एंड उसको छोड़ के दैट प्रायर टू 2019 से में जो अमेंडमेंट हुआ था इन महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, उससे पहले रिकवरी प्रोसीडिंग्स कुड नॉट बी इनिशिएटेड अगेंस्ट दी नॉन मेंबर्स, जो है उनके अगेंस्ट में रिकवरी प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकता। इनके 4 दलीलें हैं, ठीक है। इसके हिसाब से ये सही नहीं है सोसाइटी जो रिकवरी हमसे करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। सो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ए रजिस्टर्ड एग्रीमेंट अंडर मोफा, जैसे आप कोई भी फ्लैट खरीदते हो तो आप जैसे पहले एग्रीमेंट फॉर सेल करते हो, सेल डीड करते हो, या तो पहले आधा पैसा जो भी अमाउंट पहले भरते हो, फिर उसके बाद रेस्ट ऑफ द अमाउंट भरते हो, तो या फिर एक ही साथ सारा अमाउंट भर देते हो और सेल डीड कर लेते हो, ठीक है। तो ये हम नहीं है, मेंबर्स भी नहीं है, फ्लैट ओनर्स भी नहीं है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ए रजिस्टर्ड एग्रीमेंट अंडर महाराष्ट्र ओनरशिप ऑफ फ्लैट्स एक्ट, इसके हिसाब से नहीं है। तो ये जो रिकवरी का जो प्रोसीजर वगैरह है, रिकवरी का वसूली का जो तरीका है, ये जो हो रहा है, जो इनिशिएट किया हुआ है, ये गलत है, इससे हम सहमत नहीं है। तो ये इसको रोका जाए, ठीक है। अब जस्टिस बोरकर साहब जो इस मैटर को जो सुन रहे थे, इनका क्या कहना है, इनका रिमार्क्स है कि सेक्शन 154B29 प्रोवाइड्स ए स्पेशल एंड ओवरराइडिंग, मतलब जो भी पहले रह चुका है और जो भी लिमिटेशन एक्ट है, लिमिटेशन एक्ट को अलग रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 साल 6 साल या कोई और जैसे हो सकता है, नंबर ऑफ ईयर्स हो सकता है। तो ये 154B29 जो है ये स्पेशल मैकेनिज्म है, इसमें स्पेशल पावर है, स्पेशल मैकेनिज्म है और ओवर राइडिंग है, कुछ और है, तो उसके ऊपर ये एग्जिस्ट करेगा, उसके ऊपर ये ओवर राइड करेगा, ठीक है। मैकेनिज्म फॉर रिकवरी ऑफ द सोसाइटी ड्यूज, कोई भी टाइप ऑफ ड्यूज, सर्विस ड्यूज हो, मेंटेनेंस ड्यूज हो, कोई भी किस टाइप का, जो भी कंस्ट्रक्शन ड्यूज हो या और कोई भी मैटर का ड्यूज हो जो सोसाइटी के मेंबर के लिए है या उस फ्लैट के ऑक्यूपायर के लिए भी हो सकता है, क्योंकि फाइनली क्या है, उस फ्लैट का जो ऑक्यूपायर है इलेक्ट्रिसिटी तो भर रहा है, पानी का बिल तो भर रहा है और वो प्रॉपर्टी टैक्स भी भर रहा होगा, ठीक है। तो जस्टिस बोरकर साहब का ये कहना था। दूसरा उनका स्टेटमेंट क्या है, दूसरा उनका दलील क्या है कि इट डज नॉट प्रेस्क्राइब एनी पीरियड ऑफ लिमिटेशन। अब 154B29 में जैसे 101 में लिखा हुआ था कहीं पे 6 साल, कहीं पे 2 महीना, तो यहाँ पे कहीं पे वो लिखा नहीं है, स्पेसिफाइड नहीं किया गया है। फिर उसके बाद व्हेन द लेजिस्लेचर क्रिएट्स, जब विधानमंडल कोई एक्ट को, कोई प्रोविजन को क्रिएट करता है, ए स्पेशल राइट, अब स्पेशल राइट मतलब 154B29 की बात हो रही है, रिकवरी की बात हो रही है, एंड प्रोवाइड्स ए स्पेशल रेमेडी विद द फाइनलिटी। स्पेशल रेमेडी क्या है कि आप रिकवरी वगैरह करोगे, रजिस्ट्रार रिकवरी कर सकता है, सर्विसेज वगैरह, अलग मेंटेनेंस चार्जेस वगैरह या कोई भी कंस्ट्रक्शन ड्यूज है, कोई भी टाइप के ड्यूज वगैरह वो कर सकता है, जो भी आपकी डिमांड नोटिस में है, जो भी आपकी मेंटेनेंस बिल में आ जाए। तो ऐसे केसेस में, ठीक है, जहां पे स्पेशल रेमेडी की बात हो रही है, एंड द जजमेंट और द ऑर्डर ऑफ द रजिस्ट्रार हैज ए फाइनलिटी एंड कंक्लूडिंग, तो उस केस में क्या है, द नॉर्मल लॉ ऑफ लिमिटेशन, यहाँ पे 3 साल 12 साल या जो भी 1 साल या जो भी बात कर रहे हो, ये एप्लीकेबल नहीं होगा, डज नॉट ऑटोमेटिकली अप्लाई, खुद ब खुद वहां पे अप्लाई होना शुरू नहीं हो जाएगा, ठीक है। इवन इन द एब्सेंस ऑफ द रजिस्टर्ड एग्रीमेंट, पर्सन हु ऑक्यूपाई, अगर आपका रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट था, ठीक है, जहां पे ये 1996 में इन्होंने एंटर्ड इनटू एन अनरजिस्टर्ड डेवलपमेंट एग्रीमेंट, ये लोग दोनों भाइयों ने जो किया हुआ था, अगर ऐसा भी है जहां पे रजिस्टर्ड एग्रीमेंट नहीं है, जहां पे मोफा का, यहाँ पे बोल रहे थे कि मोफा के हिसाब से तो हमने एग्रीमेंट पर सेल या सेल डीड वगैरह नहीं किया, तो हम फ्लैट के ओनर भी नहीं है, ना ही हम फ्लैट के उस सोसाइटी के हम मेंबर है, तो हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर ऐसा केस भी है तो उस केस में क्या होगा, who occupy the flats, pay taxes वगैरह and enjoy the benefits of the society can be made liable for the dues, जो आपका ड्यूज वगैरह है उसके लिए आपकी लाइबिलिटी होगी, क्योंकि बाकी के जो टैक्सेस वगैरह आप वो ऑलरेडी भर ही रहे हो, ठीक है। फिर उसके बाद इफ द पिटिशनर एक्टेड एज प्रोमोटर्स वगैरह ऑलरेडी अपने
काम क्या है अंडर द मोफा, तो आपको तो अपनी ओब्लिगेशंस के हिसाब से, स्टैट्यूटरी मतलब लीगल लाइबिलिटीज के हिसाब से आपको तो भर ही देना चाहिए। तो आपको तो ऐसी चीजों से बचना नहीं चाहिए। तो ऐसे केसेस में जहां पे ऑक्यूपायर है, जहां पे सोसाइटी का मेंबर नहीं है और जहां पे फ्लैट आपके नाम पे नहीं है, अगर आप उस सोसाइटी में रहते हो तो भी मेंटेनेंस के जो ड्यूज वगैरह है या कोई भी अदर एरियर्स है आपको वो भरना ही पड़ेगा, ये आपकी लाइबिलिटी है। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि मेरे नाम पे फ्लैट रजिस्टर्ड नहीं है, मैंने एग्रीमेंट पर सेल नहीं किया हुआ है, मैंने सेल डीड नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अलग अलग जजमेंट्स, ऑर्डर्स और एक्ट एंड बायलॉज रूल्स के प्रोविजंस को जानने के लिए आप साथ में जुड़े रहिए। आप सबका बहुत सारा धन्यवाद।